जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ये हमें पता है कि अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ का सरफेस जो है वो बेहद कॉम्प्लेक्स जोन है। ऐसा जोन है जहाँ पे एनवायरनमेंट के तीनों मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। कौन से तीन मेन कंपोनेंट्स की बात हो रही है? लैंड, एयर और वाटर। अर्थ के सॉलिड पोर्शन को बुलाया जाता है लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अर्थ को सराउंड करती है गैसियस लेयर्स और उसको बुलाया जाता है एटमॉस्फेयर। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। और गैसियस लेयर्स में सभी गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं। अर्थ का एक लंबा चौड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि वाटर कवर्ड है और उसे बुलाया जाता है हाइड्रोस्फेयर। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर में जब हम पानी की बात करते हैं तो हम वाटर की सभी फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, फिर चाहे वो आइस हो, फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, फिर चाहे वो वेपर फॉर्म में हो। और चौथा स्फीयर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहां लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं। अगर ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और वहीं से सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एटमॉस का मतलब होता है वेपर। गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर। वाटर कवर्ड एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। और बायोस का मतलब होता है लाइफ, ऐसा स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अब एक एक करके अपन सारे स्फीयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और ये जो लिथोस्फीयर है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स और रॉक्स के ऊपर बड़ी थिन लेयर ऑफ सॉइल से बना हुआ होता है। और ये जो थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अर्थ के सरफेस को दो मेन डिविजन्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। एक तो अर्थ के ऊपर होते हैं लार्ज लैंड मासेस जिन्हें बुलाया जाता है कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा होती हैं ह्यूज वाटर बॉडीज जिन्हें बुलाया जाता है ओशंस। लार्ज लैंड मासेस को बुलाते हैं कॉन्टिनेंट्स और ह्यूज वाटर बॉडीज को बुलाते हैं ओशन बेसिन्स। और दुनिया भर में जितने भी ओशंस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये अपने को पता है। और क्योंकि सभी ओशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं इसलिए सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर एक जगह पे सेम होता है। और इसीलिए सी लेवल को अपन ले लेते हैं ज़ीरो लेवल, और फिर अगर हमें किसी जगह का एलिवेशन, किसी जगह की ऊंचाई नापनी होती है तो हम सी लेवल को लेते हैं ज़ीरो और उसके ऊपर से नापना शुरू करते हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, हमारे अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है इसकी? 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो सबसे गहरा पॉइंट है, ग्रेटेस्ट डेप्थ है, वो कहाँ पर है? मरियाना ट्रेंच में है। और ये मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। और कितनी डेप्थ है इसकी? 11,022 मीटर्स। बड़ा सिंपल। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और ग्रेटेस्ट डेप्थ कहाँ पर है? मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है। अच्छा, डू यू नो में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के रहने वाले थे, ये दो पहले मैन हैं जो माउंट एवरेस्ट के पीक पे चढ़े। कौन कौन? दो लोग। पहले मैन कौन है? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के रहने वाले। और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े ऑन 29 मई 1953। पहली विमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उनका नाम था जंको ताबई। जंको ताबई जो है वो जापान की रहने वाली थी, और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी ऑन 16 मई 1975। और पहली इंडियन विमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उनका नाम था बछेंद्री पाल, और ये चढ़ी 23 मई 1984। बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगी शायद। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले मैन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कब चढ़े? 29 मई 1953। पहली विमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उनका नाम क्या था? जंको ताइबई, और ये जापान की रहने वाली थी, और ये चढ़ी 16 मई 1975।
पहली इंडियन विमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। और कब चढ़ी? 23 मई 1984। अच्छा, हम बात कर रहे थे लिथोस्फीयर के बारे में, और लिथोस्फीयर का एक मेन कंपोनेंट है कॉन्टिनेंट्स। और हमें पता है कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय लार्ज वाटर बॉडीज। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है नॉर्थ अमेरिका, पांचवा है साउथ अमेरिका, छठवा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है एंटार्क्टिका। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये ज़्यादातर जो लैंड मास है, या फिर ये कहें कि ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स का एरिया है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब एक एक करके कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एशिया के बारे में। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। इनफैक्ट अर्थ पे जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 एरिया जो है वो एशिया में आता है। एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर पास होता है। एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन्स, और यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइंड बुलाया जाता है यूरेशिया। बेसिकली बड़ी सिंपल सी बातचीत है, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखो, ये है एशिया। एशिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एशिया से होकर पास होता है। एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन्स, और एशिया और यूरोप दोनों को कंबाइंड तौर पे बुलाया जाता है यूरेशिया। बहुत सिंपल सी बातचीत है। उसके बाद बात आती है यूरोप के बारे में। यूरोप जो है वो एशिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, और एशिया के वेस्ट में लाई करता है यूरोप। आर्कटिक सर्कल जो है यूरोप से होकर पास होता है। यूरोप 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। देखो फटाफट से एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो, ये रहा यूरोप, और यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट में है। आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप से होकर पास होता है, और यूरोप 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर अगर देखोगे तो आर्कटिक ओशन है, अगर यूरोप के वेस्ट में देखोगे तो अटलांटिक ओशन है, और अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो 3 तरफ से यूरोप जो है पानी से घिरा हुआ है। तीसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका से इक्वेटर पास होता है, और इक्वेटर जो है वो अफ्रीका के ऑलमोस्ट मिडिल से पास होता है। इनफैक्ट अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। अफ्रीका का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में लाई करता है, और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर वो भी अफ्रीका में लाई करती है। एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो, ये जो ग्रीन में दिखाया हुआ है ये है अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में लाई करता है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर अफ्रीका में फ्लो करती है। अफ्रीका के अगर वेस्ट में देखोगे तो अटलांटिक ओशन है। अफ्रीका के अगर ईस्ट में देखोगे तो इंडियन ओशन है। अफ्रीका के अगर नीचे देखोगे तो सदर्न ओशन है, और ऊपर अगर देखोगे तो मेडिटेरियन सी है। मतलब अफ्रीका जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों पास करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, याद रखने लायक हैं। देखो, एशिया के लिए अपन ने क्या बात करी? एशिया के लिए अपन ने एक तो बात ये की कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दूसरा हमने ये कहा कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। तीसरा हमने ये कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एशिया से होकर पास होता है। चौथा हमने कहा कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन्स, और फाइनली यूरोप और एशिया को कंबाइंड तौर पे बुलाया जाता है यूरेशिया। फिर हमने बात करी यूरोप की, और यूरोप के लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप से होकर पास करता है, और ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने बात की अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका के लिए इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों इस कॉन्टिनेंट से पास करते हैं। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है ये। अफ्रीका का जो मेजर हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जिसका नाम है सहारा वो अफ्रीका में है,
और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल वो भी कहाँ पे फ्लो करती है, अफ्रीका में फ्लो करती है। फिर उसके बाद बात आती है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है एक बड़ी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक बड़ी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, और उसको बुलाया जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक बड़ी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट करती है जिसे अपन बुलाते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरी तरीके से नर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और 3 साइड से इसको ओशन ने घेरा हुआ है। देखो ये है नर्दर्न अमेरिका, नर्दर्न अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को बड़ी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट कर दी है जिसे अपन क्या बुलाते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। अभी अपन ने बात करी। ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन और इसके ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो 3 साइड से नॉर्थ अमेरिका को पानी ने घेरा हुआ है। फिर बात आती है साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी मिलती है जिसका नाम क्या है, एंडीज। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजोन भी साउथ अमेरिका में ही फ्लो करती है। देखो फटाफट से देख लेते हैं, ये है साउथ अमेरिका। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजोन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को एक बड़ी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। साउथ अमेरिका के वेस्ट में अगर देखोगे तो पैसिफिक ओशन है, और अगर ईस्ट में देखोगे तो अटलांटिक ओशन है, और अगर नीचे देखोगे तो सदर्न ओशन है। बेसिक बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, अभी अपन बात कर रहे थे इस्थमस के बारे में। इस्थमस क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस। एक कोई पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, इस्थमस। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड को अपन क्या बुलाते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। अभी अपन ने बात करी। एक टर्म और सुना होगा आपने, स्ट्रेट। स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज, उसको बुला देते हैं अपन स्ट्रेट। बेसिकली कोई एक पतला पैसेज ऑफ वाटर जो कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसे अपन बुलाते हैं स्ट्रेट। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कि 2 बड़े वाटर बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड जो 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, उसे अपन क्या बुलाते हैं, इस्थमस। और पतला पैसेज ऑफ वाटर जो कि 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसे अपन क्या बुलाते हैं, स्ट्रेट। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बुला देते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बुला देते हैं। और फाइनली बात आती है अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न पोल जो है वो ऑलमोस्ट अंटार्कटिका के सेंटर में लाई करता है, और क्योंकि ये सदर्न पोलर रीजन में लोकेटेड है अंटार्कटिका, तो ये परमानेंटली आइस से कवर्ड रहता है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। और क्योंकि परमानेंटली आइस से कवर्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे इंडिया के भी रिसर्च स्टेशंस हैं। एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं अपन। 2-3 चीज़ों पे तो अपन ने रिवाइज कर लिया। फिर अपन ने बात की थी नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है एक बड़ी पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसे अपन क्या बुलाते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। और नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है। फिर हमने बात की साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करने वाला कॉन्टिनेंट है। एंडीज जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में है, और अमेजोन जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो भी साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बुलाया जाता है।
अंटार्कटिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है और परमानेंटली आइस से कवर्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेरियस कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं। इंडिया के रिसर्च स्टेशंस का नाम क्या है? एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये बात हो गई कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बुलाया जाता है। और ब्लू प्लेनेट क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज हमारी अर्थ का जो 71% एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। हमारी अर्थ का 71% हिस्सा वाटर से कवर्ड है और सिर्फ 29% हिस्सा लैंड है। तो क्योंकि मेजर चंक ऑफ द एरिया इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए अर्थ को बुलाया जाता है ब्लू प्लेनेट। और जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, तो हम वाटर की हर एक फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फिर चाहे वो ओशंस में वाटर हो, चाहे रिवर्स में वाटर हो, चाहे लेक्स में वाटर हो, चाहे ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में वाटर हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर हो, किसी भी फॉर्म में वाटर हो, उस सब को हम काउंट करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। लेकिन ये जो 71% हिस्सा जिसमें पानी है अर्थ के ऊपर, उसमें से 97% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। 97% ऑफ द वाटर कहाँ पर है? ओशंस में है। और ओशंस का जो पानी है वो ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज वो हद से ज़्यादा सॉल्टी है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2.5% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, जिसे ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए बातचीत होती है वाटर स्कैर्सिटी के बारे में, शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में। ब्लू प्लेनेट होने के बावजूद 71% हिस्से पे वाटर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की बातचीत क्यों होती है? बिकॉज ये जो 71% है, इसमें से 97% वाटर जो है वो ओशंस में है, और ओशंस का जो पानी है वो हद से ज़्यादा सॉल्टी है, उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ 2.5% वाटर इज़ फ्रेश वाटर। और इसके बाद बात आती है ओशंस के बारे में। ओशंस जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट हैं। और हमने शुरू में ही बात की थी कि सभी ओशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन वाटर जितना भी होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। और ओशन वाटर जो है वो प्राइमरीली 3 तरीके से मूव करता है। एक तो वेव्स के थ्रू, लहरें जो आती हैं। दूसरा टाइड्स के थ्रू, लो टाइड, हाई टाइड, आपने सुना होगा। आगे जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में अपन पहुंचेंगे तो ये सारी चीज़ें और डिटेल में आएगी। और तीसरा ओशन करंट्स के फॉर्म में। एक तो वेव्स के फॉर्म में, दूसरा टाइड्स के फॉर्म में, और तीसरा ओशन करंट्स के फॉर्म में ओशन वाटर मूव करता है। हमें पता होगा कि हमारे यहाँ पे 5 मेजर ओशंस हैं। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, फिर आता है सदर्न ओशन और फाइनली आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। इनफैक्ट हमारे अर्थ पे जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है, मरियाना ट्रेंच, वो मरियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप का है। इसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। तो ये याद रखना कि पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर है। और इसके इर्द गिर्द एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो, ये है अपना पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के इस साइड में देखोगे तो इधर है नॉर्थ अमेरिका, इस साइड में अगर देखोगे तो इस साइड में है साउथ अमेरिका, इस साइड में देखोगे तो इधर है एशिया, और इधर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशन जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर। फिर बात आती है अटलांटिक ओशन की, और अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और ये एस शेप का ओशन है। सेकंड लार्जेस्ट ओशन है और शेप कैसी है? एस शेप है। अच्छा, इसके वेस्टर्न साइड में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इसके ईस्टर्न साइड में है यूरोप और अफ्रीका। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अटलांटिक ओशन है इसकी कोस्ट लाइन जो है वो हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी इर्रेगुलर सी कोस्ट लाइन है इसकी, फ्लैट प्लेन कोस्ट लाइन नहीं है। और क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन इंडेंटेड है, टेढ़ी मेढ़ी है, इर्रेगुलर है, इसलिए इट इज़ आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। टेढ़ी मेढ़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से यहाँ पे पोर्ट्स बनाना बेहद ईजी है, और इसलिए
कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ओशन है अटलांटिक ओशन। देखो अपन देख लेते हैं, ये जो बीच में है ये है अटलांटिक ओशन। इसकी शेप जो है वो एस शेप है। कैसी शेप है? एस शेप है। अगर अटलांटिक ओशन के वेस्ट में देखोगे तो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और अगर ईस्ट में देखोगे तो ऊपर है यूरोप और नीचे है अफ्रीका। और इसकी कोस्ट लाइन कैसी है? इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। फिर बात आती है इंडियन ओशन के बारे में, और एक फैक्ट तो अपने को पता ही है कि ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे रखा गया है। इसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है। नॉर्थ में इसके आता है एशिया, वेस्ट में इसके आता है अफ्रीका, और ईस्ट में इसके आता है ऑस्ट्रेलिया। एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये अपना इंडियन ओशन जो है वो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का है। नॉर्थ में इसके है एशिया, इधर वेस्ट में है अफ्रीका और ईस्ट में है इसके ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार रिवाइज कर लें, पैसिफिक ओशन की शेप कैसी है? सर्कुलर। अटलांटिक ओशन की शेप कैसी है? एस। और इंडियन ओशन की शेप कैसी है? ट्राइंगुलर। बड़ी बेसिक सी बातचीत है, याद रहनी चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है सदर्न ओशन के बारे में। सदर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका को पूरी तरीके से एनसर्कल करता है, मतलब अंटार्कटिका के इर्द गिर्द है सदर्न ओशन, और इसका एक्सटेंड है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। मतलब यहाँ पे कहीं आती है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उस 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक है अपना सदर्न ओशन। और फिर फाइनली बात आती है आर्कटिक ओशन के बारे में। आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर लोकेटेड है, नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द लोकेटेड है। और पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन बड़ा एक नैरो या शैलो वाटर के स्ट्रेच के थ्रू लोकेटेड है, जिसे अपन बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। एक बार लोकेशन देख लेते हैं अपन क्या कह रहे हैं। ये जो आर्कटिक ओशन है ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द है। अच्छा, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन एक बड़ी पतली पैसेज ऑफ वाटर से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और इसको बुलाया जाता है क्या? बेरिंग स्ट्रेट। क्या बुलाया जाता है? बेरिंग स्ट्रेट। तो 2-3 नाम याद रखो। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बड़े पतले स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड हैं, और उसे बुलाया जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। और ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन बड़े नैरो पैसेज ऑफ वाटर से कनेक्टेड हैं, और इसे अपन क्या बुला रहे हैं? बेरिंग स्ट्रेट बुला रहे हैं। इसके बाद बात आती है एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारी जो अर्थ है वो गैशियस लेयर्स से सराउंडेड है, और इसको अपन बुलाते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। ये जो एयर की लेयर है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही एयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो कि हम ब्रीथ करते हैं। यही लेयर हमें सन के हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक एक्सटेंड करता है। कितनी हाइट तक एक्सटेंड करता है एटमॉस्फेयर? 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, और ये जो 5 लेयर्स में डिवाइड किया जा रहा है ये डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। ये जो डिवीजन है एटमॉस्फेयर का, इसको आगे अगली क्लासेस में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है एटमॉस्फेयर को। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसे बुलाते हैं अपन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन जो मेन 2 गैसेज हैं वो हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ऑलमोस्ट 99% हिस्सा बनाती हैं हमारी गैसियस लेयर्स का, और बचे कुचे 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह वगैरह सभी होती हैं। ऑक्सीजन बेहद इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, बिकॉज ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। नाइट्रोजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लांट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के द्वारा रिलीज की गई हीट को, रेडिएट की गई हीट को एब्जॉर्ब करती है, और इसी की वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो थोड़ा वार्म रहता है, गर्म रहता है। अगर हमारा प्लेनेट वार्म ना रहे
तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर CO2 का कंपोजिशन एक हद से ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। अगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाइट के साथ में वेरी करती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। सी लेवल पे ये डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब कोई ऊपर जाता है, माउंटेन पर चढ़ता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, और इसीलिए माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। एक बात और भी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर का डिक्रीज है ये ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में इनफैक्ट ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन ये सारी डिटेल्स अपन आगे चलते हुए बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस पर प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है इसलिए कुछ जगहों पे देखने को मिलता है हाई प्रेशर और कुछ जगहों पे देखने को मिलता है लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनते हैं आगे वाली क्लासेस में इनकी बातचीत बहुत डिटेल में होगी। फिलहाल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इसी मूविंग एयर को अपन बुलाते हैं विंड। एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इसी मूविंग एयर को अपन क्या बुलाते हैं, विंड बुलाते हैं। एटमॉस्फेयर की बातचीत एक बार और देख लेते हैं। ये जो अर्थ है ये गैशियस लेयर से सराउंडेड है, इसी को अपन क्या बुलाते हैं, एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। और जो भी गैसेज हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। एटमॉस्फेयर जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और फाइनली एक्सोस्फेयर। ये जो गैशियस लेयर्स हैं इनमें मेजॉरिटी चंक जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। लगभग 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और बचे कुछ 1% में बाकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह सारी गैसेज हैं। लेकिन सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अर्थ के द्वारा जो हीट रेडिएट की जाती है उसको एब्जॉर्व करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वजह से हमारा प्लेनेट वार्म रहता है, जो कि लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरी करती है विद दी हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इनफैक्ट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है। ये जो गैशियस लेयर्स हैं ये एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं, और ये जो प्रेशर है ये वेरी करता है जगह जगह पे, और उसी वजह से कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलता है, कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, और इसी मूविंग एयर को अपन बुला देते हैं विंड। फाइनली बात आती है बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट बायोस्फीयर में सभी ऑर्गेनिजम्स, पूरी की पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। छोटे से छोटे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जिनको कि नेकेड आई से देखा भी नहीं जा सकता, उनसे लेके बड़े बड़े मैमल्स तक बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं और बायोस्फीयर पर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक तो बुलाया जा सकता है प्लांट किंगडम, जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांट किंगडम में रखा जा सकता है, और दूसरा एनिमल किंगडम, जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमल किंगडम में रखा जा सकता है। अच्छा, बायोस्फीयर में लैंड, वाटर और एयर ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, और इनके इंटरेक्शन के अपने इफ़ेक्ट्स हैं लाइफ पे, ऑर्गेनिजम्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉरेस्ट काटें, अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को एकदम से साफ करें तो उसका इम्पैक्ट सॉइल पे देखने को मिलेगा। सॉइल का इरोजन बहुत फास्ट हो जाएगा अगर हम बहुत रैपिडली फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो। वैसे ही अर्थ के ऊपर अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ अर्थ के सरफेस पे नहीं है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उस पर भी उसका इम्पैक्ट है। जैसे
अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज करने लग जाए तो आसपास के जो भी आइलैंड्स हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम वेस्ट मटेरियल को लेक्स में डिस्चार्ज करें, अगर रिवर्स में डिस्चार्ज करें, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो उस पानी को अनसूटेबल बनाता है फॉर ह्यूमन यूज़। मतलब इन अ वे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे, इन जनरल लाइफ पे। जैसे इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, इंडस्ट्रीज़ एयर को पॉल्यूट करती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स एयर को पॉल्यूट करते हैं, व्हीकल्स जो हैं एयर को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, अभी अपन बात कर गए। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसी को अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम सोच समझ के बैलेंस्ड तरीके से यूज़ करें, ताकि आगे वाली जनरेशन्स को स्कैरसिटी या समस्या फेस ना करनी पड़े। और इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डाउट भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।